अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दिस इज मी यास्मीन फारूक फ्रॉम यास्मीन ऑडियो नॉवेल्स। उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, शादो आबाद होंगे, खुशबाश होंगी और जहाँ भी होंगे यास्मीन ऑडियो नॉवेल्स के नॉवेल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सुन रहे होंगे और अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक और अच्छे नॉवल के साथ मैं हाजिर हुई हूँ जिसमें जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही दिलचस्प सा नॉवल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी प्रीशियस लम्हा चलते हैं हम अपने आज के नॉवल की जानिब और देखते हैं कि कौन सा नॉवल हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो जाने से पहले मेरी एक मासूम सी ख्वाहिश है, वो आप तमाम लोग जरूर पूरी कीजिएगा, और वो ये है कि जो ये नॉवल सुने एक कमेंट तो बनता है बॉस, और कमेंट के साथ लाइक तो जरूरी है, और लाइक के साथ एक मासूम सी मेरी ख्वाहिश, एक बटन सब्सक्राइब। और जो सुने वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि उनको ये नॉवल का पहला पार्ट कैसा लगा। अपना प्रीशियस फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के नॉवल के पहले पार्ट की तरफ। असल हिकायत। इस नॉवल को तहरीर किया है सायरा रजा ने। कलीम कलीम कलीम, उसने अपने ऊत कर आते शदीद तरीन गुस्से और बेबसी को उसके नाम की तकरार करते हुए जैसे पुरसुकून रहने की तलकीन की। रोने से आंखें सुर्ख, पलकें नम और नाक से पानी बह रहा था। टिश्यूज का एक ढेर। शदीद तरीन गुस्से की हालत में भी उसे एहसास था कि टिश्यू का चुड़मुड़ गोला डस्टबिन के अंदर ही जाए। कैंटीन वाले बूढ़े बाबा उसे तनबीह कर गए थे, जितना मर्जी रो लो और झगड़ लो, लेकिन अगर गिलास टूटा या बर्तन उठाकर फेंके या गंद किया तो उसी से सफाई करवाई जाएगी। और जरीन तो हाथ से उठाकर तिनका भी नहीं तोड़ती थी। कलीम ने इस चीज को गहरी निगाह से जांचा, यानी पासबाने अकल साथ ही था। उसने एक बार फिर लंबी सांस लेकर नाक पहुंची तो इर्द गिर्द बैठे कई लोग मुतवज्जो हुए। खबर तो खैर सबको ही थी कि उधर क्या चल रहा है। जरीन जरीन जरीन, सब इधर ही देख रहे हैं, अब बस भी कर दो। उसने ख्वामखा की कोशिश की। हाँ तो देखने दो, मैं किसी से नहीं डरती। वो भड़की। बात डरने की नहीं है, बात शर्म की है। वो मिनमिनाया। शाबाश, तुम अब समझे, बात शर्म की है, उसने दाद देने वाले अंदाज में कहा। और यही मैं तुमको कब से बता रही हूं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं नहीं, मेरी अम्मी। कलीम ने तस्हीह करना जरूरी समझा। खबरदार, जरीन ने तादीबी हाथ से हवा में खड़ा किया। तुम कोई मुन्ने काके हो जो अम्मा की गोद में चढ़कर जाओगे? नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं, मैं चलकर जाऊंगा। गोद में क्यों? इसी बात का तो रोना है कि तुम्हारे अपने दिल में बाल है। तुम बेवफा, तोता चशम, खुदगर्ज। अम्मी का सिर्फ बहाना है। वो चिल्लाई। ये सब मैं? कलीम तासुफ में घिर गया। उसने बेयकीनी से अंगश्ते शहादत अपने सीने पर रखकर बहुत मध्यम आवाज में तस्दीक चाही। हाँ, ना सिर्फ ये बल्कि दुनिया की हर जुबान में तुम जैसों के लिए जितने अल्फाज लिखे जाएं, वो सब तुम हो। उसकी आंखों से आंसू टिप टिप गिरते चेहरे को भिगोते दुपट्टे में जज्ब होने लगे। रोना और बेतहाशा रोना जरीन का बचपन का शौक था। वो सच्चा और झूठा हर तरह से रोने में माहिर थी। मगर भीगा सा चेहरा, शिकवा कुना आंखें और भीगी पलकें, कलीम के दिल को कुछ हुआ। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती जरीन? मैं हूं ना। उसके लहजे में भरोसा और एतमाद घुल गया। जरीन के बेकरार दिल को पलक झपकते सुकून का सा एहसास हुआ, लेकिन अगले ही पल याददाश्त के पर्दे में फिल्म सी चली। वो एक बार फिर बेयकीनी हुई और भड़क उठी। कलीम बोल रहा था, मैंने कब तुम्हें मायूस किया? जो तुमने कहा वो मैंने किया, जैसे भी किया, मगर तुम्हारी बात कभी नहीं टाली। और तुम अब भी, यार, मेरा पिछला रिकॉर्ड खंगालो,
सब जगह टिक मार्क लगे होंगे और मैंने हमेशा फुल मार्क्स लिए हैं। तुमने हमेशा जुगाड़ लगाए हैं कलीम, उसने याद दिलाया। समझो नकल मारी। और यार, तुम्हें मायूस तो नहीं किया? मैं तो बचपन से तुम्हारे पीछे चलने का आदी हूँ और तुम हो के फिर भी। वो रूहान सा ही हो गया। वो छोटे मोटे ऐसे ही ख्वामखा के मामलात थे, हल ना भी होते तो कयामत ना आती। मगर ये, जरीन ने हिचकी सी ली। क्या? कलीम पहली मर्तबा चिल्लाया। वो सब ऐसी ही ख्वामखा की बातें थीं। और उस वक्त तो तुम ऐसे तूफान मचाती थी कि जिंदगी मौत का मसला बन जाएगा अगर यूं और वो ना हुआ। और आज कहती हो। कलीम तो जैसे दुख से अधमुआ हो गया। तुम्हें पता है इन ख्वामखा के तकाजों को पूरा करने के लिए मैं किन किन मराहिल से गुजरता था, और आज तुम कहती हो कि वो लाख मुश्किल काम होंगे, मगर उनमें से कोई एक भी ऐसा था? जरीन ने उल्टा सवाल कर दिया। कलीम ने कोई जवाब ना दिया। वो तो जैसे शदीद सदमे के जेरे असर था। जरा खंगालो अपनी याददाश्त। आओ ना जरा एक बार फ्लैशबैक में झांकते हैं। कब कब और क्या क्या। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल दी। वो दिन उनकी याददाश्त में रोशन हुआ था। सिर्फ 100 रुपए। उसने नोट को उलट पुलट कर हैरानी से यूं देखा और मसला, जैसे एक चस्पा खुफिया नोट अभी सामने आ जाएगा। हाँ, सिर्फ 100 रुपया। नफ्सिया बाकी नोट बटवे में जमा कर रख रही थी। फिर जरा सा पहलू बदल कर बटवा गिरबान के गार में गायब कर दिया तो उसने सर ही पीट लिया। कहीं इधर उधर रख देती तो वो कुछ ना कुछ उड़ा लेता। अम्मा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, उसने एहतजाज किया। हाँ पता है मुझे, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तभी 100 रुपए दिए हैं। कभी देखा है मुझे अदीबा, अर्शिया और जईम को 100 का नोट देते? आपको पता है ना यूनिवर्सिटी कितनी दूर है। 3-3 4-4 बसें बदल कर पहुंचना पड़ता है और 15-20 रुपए से किराया कम हो किसी एक का भी तो तुम स्टूडेंट कार्ड क्यों नहीं इस्तेमाल करते? नुक्ता तैयार। गए वो जमाने जब कार्ड चलता था, राशन कार्ड, शनाख्ती कार्ड और स्टूडेंट कार्ड। अब डेबिट कार्ड का जमाना है और बैलेंस कार्ड। कोई बस यूनिवर्सिटी की तरफ मुंह नहीं करती, बस वो पीली वाली मजदा जाती है या यूनिवर्सिटी के अंदर चलते हैं फटफट रिक्शे। मेन गेट से उर्दू डिपार्टमेंट के मोड़ तक लाइन से रिक्शे। और वो मजदा के पठान कंडक्टर, उसने जलकर रवानी से तकरीरी अंदाज इख्तियार किया था। सख्त बदमजा होकर सांस लेने रुका था। वो कंडक्टर स्टूडेंट के नाम पर उसे घूरते हैं कि बंदे का दम निकल जाए। पोचा इतना बड़ा बड़ा आदमी होकर दाढ़ी मूछ रख के स्टूडेंट बनकर धोखा देता है, खुद को भी, हमको भी और अपने बाप को भी। सीधा सीधा मेहनत मजदूरी पर लगता, शाम को 4 पैसे बाप के हाथ रखता। तुम्हारा उम्र का आदमी हमारे गांव में 5-5 बच्चे होता और तुमो आरामखोरी करता। बनता होगा तुम्हारा बाप उल्लू पर अम नहीं, पूरा किराया निकालो वरना अम बस से बाहर निकाल देगा। हाँ। नफ्सिया दम बखुद बेटे का पश्तो तलफ्फुज और रवानी देख रही थी। खामोश होने पर चौंकी। वो उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था कि शायद अब 100 का एक नोट और बरामद हो जाएगा, मगर वहां तो मायने खेज हनकार था। वैसे कहता तो वो पठान ठीक ही है। वो अब अंदर किचन की जानिब बढ़ रही थी। अम्मा, वो चौंका और पीछे लपका। 20-20 रुपए किराया भी लगे ना तो 4 बसों के बाद 20 रुपए बचते हैं। ओ अल्लाह, वो बाल नोचने ही लगा था। 20 रुपए में तो पानी की बोतल भी नहीं आती, तो बोतल लेने की जरूरत भी क्या है? घर से पानी लेकर जाओ, उबला हुआ, छना हुआ, साफ पानी, और बोतलें भी घर में हजारों। अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, वो चिल्लाया। तो यूनिवर्सिटी वाले पानी नहीं पीते? खैर, मैं कल ही बोतल तैयार कर दूंगी। वही बोतलें ना जो मैं नर्सरी से मैट्रिक तक इस्तेमाल करता था, फीते वाली। मेरे मालिक, अब मैं गले में पानी की बोतल डालकर यूनिवर्सिटी जाऊंगा? अरे मेरी माँ, 50 का नोट और दे दें, मैं आप। उसने टोन बदली। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ चुकी थी। अब मिन्नत समाजत का टाइम था। बंदे के साथ 100 इमरजेंसी पैसे गिर भी जाते हैं। घर कैसे आऊंगा? बस कर दे कलीम। नफ्सिया आजिज आ गई। घर कैसे आऊंगा? लड़के कब बसों में सवार होते हैं? तुम्हारे मामू ने सारी जिंदगी लिफ्ट ली। यूनिवर्सिटी से नागन, नागन चौरंगी से हसन स्क्वायर, हसन स्क्वायर से अगली गाड़ी लालू खेत, लालू खेत से नाजमाबाद और अम्मा अम्मा अम्मा, वो और जमाना था। लोग लिफ्ट दे देते थे स्टूडेंट को, अब कोई नहीं देता, भले कोई तड़प तड़प कर जान दे दे। अम्मा की मालूमात, सारे रूट उन्हें अजबर थे
اور مثال کے لیے ماموں. اف، تو چاچا کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ وہ چھوڑتے ہیں نا اپنی لاڈو کو. تو بھی گھس جایا کر اندر. وہ ایسے جھنجلایا جیسے کپڑوں میں کوئی کیڑا گھس گیا ہو. میں KG کلاس میں نہیں پڑھتا اماں کہ چاچا پک اینڈ ڈراپ کریں گے، اور پھر بھی آپ کے کہے گھس جاتا ہوں. مگر چاچا اپنی لاڈو کو آج کل 3rd پیریڈ کے حساب سے چھوڑتے ہیں. مجھے پہلا پیریڈ لینا ہوتا ہے. نفسیہ نے رخ موڑ لیا. انہیں جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی، بھلے بولتا رہے. وہ 100 روپے دے چکی تھی. برتن دھونے لگی. ٹھیک ہے، نہ دیں، سنبھال کر رکھ لیں 100 کے نوٹ، گنتی رہیے گا زندگی بھر. آپ کا اصل سرمایہ میں ہوں یہ نوٹ. بیٹھ جاؤں گا میں بھی ماموں کی طرح کسی ایرے غیرے کی گاڑی میں. پہنچا دے گا وہ مجھے کہیں آگے. گمشدہ افراد میں کل میرا بھی نام ہوگا، پھر روتی رہیے گا. جا رہا ہوں میں. وہ بے حد خطرناک اعلان کر کے تیزی سے باہر نکلا. نفسیہ شددو رہ گئیں. ہائے اللہ نہ کرے. ارے رک رک، کلیم کلیم، صبح صبح کیسی منحوس باتیں. ارے لے جا 100 کا نوٹ. وہ بے حد ہڑبونگ کے عالم میں بٹوا نکال رہی تھیں. بیٹا گیٹ پار کرنے کو تھا، دوڑ کر آتی ماں کو دیکھا بھی نہیں. نفسیہ نے ہی ہمت دکھائی. بٹوے سے برآمد کیے نوٹ خود ہی اس کی جیب میں ٹھونسے. وہ نروٹھے پن سے کھڑا ہی رہا. نفسیہ نے ایڑیاں اٹھا کر لمبے بیٹے کی پیشانی بھی چومنے کی کوشش کی. بیٹا ہونس اکڑا، سوجا روٹھا. فی امان اللہ، دھیان سے جانا. وہ ایسے تڑلے بیل کی طرح بھاگا. نفسیہ تب تک دروازے پر کھڑی آیت پڑھ کر پھونکتی رہی. جب تک وہ نظر آتا گیٹ بند کر کے اندر جاتے جاتے بھی دہل کر لاہور پڑتی رہی. ادھر صاحبزادے نے گلی کا موڑ مڑنے کے بعد تسلی سے نوٹ باہر نکالے. ادھر ادھر محتاط نگاہوں سے دیکھا، پھر ایک خفشیانہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی. کنجوس اماں نے خوف زدہ ہو کر جذبات میں آ کر پورے 210 روپے جیب میں ٹھونسے تھے. واہ، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں. اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا نا. اسے خوب لطف اندوز ہو کر بریانی کھاتا دیکھ کر اس نے جتایا. اس کا مزے سے چلتا منہ رک گیا. یہ صرف 200 روپے کی بریانی اور کولڈ ڈرنک ہے کلیم، اور تم کہتے ہو کہ سب کچھ کر سکتے ہو. اور یہ صرف 200 روپے میں نے کیسے حاصل کیے ہیں یہ تو تم جانتی ہی ہوگی. ہاں وہ بات دوسری ہے، مجھے اندازہ ہے کہ تم نے کتنی محنت کی ہوگی. اس نے ڈھیلے گھمائے. اتنے امیر باپ کی بیٹی ہو کر تم نے مجھے پورے 1 ہفتے سے ذلیل کر رکھا تھا. زرین، کہاں ذلیل کر رکھا تھا؟ ایک فرمائش ہی تو کی تھی کہ بریانی کھلا دو. قسم سے میری زبان ترس گئی ان چٹبٹے ذائقوں کے لیے. دنیا کو ہوتا رہتا ہوگا ہر روز ڈائریا، مگر میری ماں نے تو وہ ایمرجنسی لگا دی کہ توبہ توبہ، دل الٹ گیا میرا پرہیزی کھانے کھا کے. اوپر سے میرے امیر والد صاحب کو بھی کڑے نتائج کی دھمکیاں دیں کہ اگر مجھے پیسے دیے گئے تو نرسری کے بچوں کی طرح گھر سے لنچ اور جوس لا رہی ہوں. روز امید بھری نگاہوں سے ابا کو دیکھتی ہوں کہ شاید ترس آ جائے، مگر وہ ایسے انجان بن جاتے ہیں جیسے جانتے نہیں پہچانتے نہیں. وہ منہ بسور کر بولی. چلو آج تو دل ٹھنڈا ہو گیا نا. وہ مسکرایا. ہاں شکر خدا کا، اور شکریہ بھی کہ اماں فقط ڈاکٹر بیٹی کی ماں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ خود ڈاکٹر ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا. یہ سارا خناس شرمین آپا ہی کا بھرا ہوا ہے. پہلے ہی سیر تھیں، اوپر سے میاں بھی ڈاکٹر مل گیا. جب بات کریں گے ہائیجین کے اوپر، اور چچی ان کی پیروکار، وہ بھی زرین کا ہم خیال تھا. ایک طرف اگر اپنی اماں کی مشہور زمانہ کنجوسی سے عاجز تھا تو دوسری جانب چچی کے صحت نامے پر عمل درآمد نے سب کو آدھا پاگل کر دیا تھا. امی اب پیروکار نہیں رہی ہیں، صرف وہ معلوماتی کتابچے پڑھ پڑھ کر ان سے زیادہ تیز ہو گئی ہیں، اور جب سے انٹرنیٹ کا استعمال سیکھ لیا ہے تب سے اور قیامت. تم انتظار کرو، چند دن جاتے ہیں کسی مارننگ شو میں ایزائے نیوٹریشن بلا لی جائیں گی. وہ جل کر بولی. تو تم کیوں جی جلاتی ہو؟ میں ہوں نا یار میں کروں گا نا تمہاری سب فرمائشیں پوری. اور پھر ہمارے گھر میں تمہیں پتہ ہی ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے گھر میں وہی سبزی اور چیز پکے گی جو اس روز سب سے سستی ہوگی. اور جانے تو اب تم اپنی مصیبتیں نہ بیان کرنے لگ جانا. میں ہوں نا. زرین نے بے حد جل کر نقل اتاری. تمہارے ہونے کا کیا کروں؟ تم وہی آدمی ہو نا جس نے مجھے چھیپا کے دسترخوان سے لنچ کروا دیا تھا. کلیم نے سوچا آخر یادداشت صرف فلموں ہی میں کیوں جاتی ہے، حقیقی زندگی میں کیوں نہیں؟ یا پھر کم از کم یہ زرین کی بچی اس دن کو بھول کیوں نہیں جاتی
उस वक्त तो जरा सा घूंघट निकाले मजे से बड़े बड़े निवाले खा रही थी। अब फिर तुम वही ताना देने लगी हो। उस वक्त तो नाक कान से धुआं निकल रहा था और एक के बाद एक रोटी है। तो भूखी थी ना मैं, भूख लगी थी इसलिए। भूख में तो हराम भी हलाल होता है। उसने कलीम ही की प्लेट से बोटी उचकी। जब से मुर्गियों के अजीबो गरीब फीड का मामला अम्मा की नजरों से गुजरा है, किचन में चिकन का गुजर खत्म हो गया है। चिकन बिरयानी का जायका, उफ। हाँ, तो यही असल बात थी कि तुम भूखी थी और भूख में हराम हलाल सब। और शोर कितना मचा रखा था। कलीम, मेरा दम निकल रहा है, मेरा बीपी लो हो रहा है। मैंने सुबह से एक स्लाइस खाया है, पता नहीं हम घर कब पहुंचेंगे। हाँ, तो लग रही थी ना भूख। माना मशरिकी लड़की की खामोशी में हुस्न है, मगर जिंदा होगी तो रिएक्शन देगी ना। क्या शर्मा शर्मी में दम तोड़ देती और लोग कहते हाय भूखी मर गई। मैं भूखू मरती और लोग हफ्तों मेरे सोयम चहलुम पर दावत उड़ाते, और तुम तो रो रो कर खाते और खा खा के रोते, और तुम्हारी अम्मी 2-3 डोंगे भर के फ्रीज कर देती। फिर चिकन कबाब बनते और 2 माह बाद हलीम और ताज़ा भगार से चिकन कड़ाही। दोनों के झगड़ों में वालदा माजदाओं का जिक्र ना आए, ये तो कभी हुआ नहीं। कलीम भी चमक कर बोला, ख्याल है तुम्हारा कि तुम्हारे सोयम में मुर्गियां और बकरे फड़काए जाते। तुम्हारी हाइजीन कॉन्शियस माँ ने उबली हुई पालक और उबले लाल लोबिया पर नियाज दिलवा देनी थी। स्वयं पर कोई फल काट कर तश्तरियां ना सजती कि कटे फल पर जरासीम का हमला ज्यादा होता। दुआ के बाद जाते जाते सब मेहमानों को एक एक केला थमा देती। समझी तुम? कलीम का लहजा तेज और आवाज बुलंद हो गई। कैंटीन में बैठे अक्सर स्टूडेंट्स की गर्दनें घूमी। तुम मुझसे लड़ रहे हो कलीम? जनीन ने अचानक प्लेट उसकी समझ खिसका दी, जैसे खफा होकर अब एक निवाला ना लेगी। कलीम को भी दफतन एहसास हुआ, जब भी खाना खिलाते हो ऐसे ही लड़ लड़कर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। अल्लाह ना करे कि मुझ पर क्या हमेशा ऐसी माली बदहाली रहेगी। जरीन ने पलकें यूं झपकी जैसे बमुश्किल आंसुओं को धकेल रही हो। मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब तो तुम प्लेट तो पूरी करो, रिस्क जाया हो जाएगा। क्या करती हो? कलीम बौखला गया। उसे मनाने ही की खातिर तो सुबह सुबह अपनी अम्मा से इतनी बहस करके आया था, और वो फिर नाराज। नहीं होगा जाया, पार्सल बनवाकर घर ले जाना और कहना आज यूनिवर्सिटी में नियाज दिलवाई गई थी। यूनिवर्सिटी का उर्स था। जरीन ने भिन्नाकर हल पेश किया। बौखलाए कलीम की हंसी छूट गई। अगले पल जरीन भी हंस पड़ी और बड़ी एहसान जताती निगाहों से दोबारा विराजमान हुई। तुम हमेशा मुझे खफा करते हो। मैं खफा नहीं करता, मगर तुम ये छिपा के दस्तरखान वाली बात बार बार ना किया करो। अब खुद सोचो, 2 घंटे से हम ट्रैफिक जाम में फंसे थे, ना आगे जा सकते थे ना पीछे। जहां खड़े थे उसी फुटपाथ पे दस्तरखान सजा था। कड़ी दोपहर, भूख का वक्त और बम्बास्टिक खुशबुएं। और देखो, हमने कतन गलत नहीं किया था। खाना ही तो खाया था ना, घर से कोसों दूर। भूख से आते कुल हु अल्लाह पड़ रही थी। दूर दूर तक कोई खाने पीने की चीज नहीं। तो हम तो मुसाफिर थे ना, तो मुसाफिर तो छिपा के दस्तरखान से खाना खा सकते हैं। यार, हम पर जायज था, कसम से। जरीन के चेहरे पर कायल होने वाले तासुरात थे, मगर ये ताना तो उसने किसी ब्लैकमेलर के खजाने की तरह संभाल कर रखा था। बावक्ते जरूरत वो उसे काम में लाती थी। तुम्हारा ये पीरियड तो ऑफ है, मगर मुझे क्लास लेनी है। तुम्हें क्या चचा जान लेने आएंगे? मजे से बिरयानी खाने के बाद कलीम उठते हुए पूछने लगा। हाँ, तुम भी साथ चलना? नहीं, मुझे 2 बजे के बाद कुछ काम है, किसी से मिलना है। तुम चली जाना। और हाँ, बिल मैं दे चुका हूँ। बात सुनो कलीम, तुम्हारे पास वापसी का किराया है ना? जरीन को सब खबर थी। हाँ हाँ बिल्कुल। कलीम ने जेब थपथपाई। ओके बाय, जरीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कैंटीन में नए स्टूडेंट का एक रेला हंसता मुस्कुराता दाखिल हुआ तो कलीम, जो माजी में खोया हुआ था, बुरी तरह चौंक कर लौटा। जरीन हस्बे मामूल उसे ही देख रही थी। तुम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ अब तक? तीनों ने इर्द गिर्द से कुर्सियां उठाई और बैठ गए। और तुम रोती रही हो जरीन? सलमा ने उसके सूजे पपोटे देखे। तो तुम्हारे ख्याल में इसके पास बैठकर हंसा जा सकता है? उसने खा जाने वाली निगाहों से कलीम को घूरा। उसे हंसना आता ही नहीं है। रोज़े हशर जामजारे तो जानदार ये बेजान कुर्सियां मजीम भी गवाही देंगी कि तुमने मुझे रुलाया। जरीन ने तड़प कर कहा। ओह प्लीज, अब तुम लोग दोबारा शुरू मत हो जाना। काशिफ ने मेज पर हाथ लिटा दिए। सीज फायर।
میرے خیال میں یہاں بات آنٹی کے کھانوں کی ہو رہی تھی کہ ذائقہ بہت ہے، میں نے بھی سنا ہی ہے، ٹیسٹ کبھی نہیں کیا۔ سلمیٰ نے کہا، اور کبھی کر بھی نہیں سکو گی، وہ دنیا کی سب سے کنجوس خاتون ہے۔ زرین نے سے کو اتنا کھینچا جتنا اس کی سانس کھینچ سکتی تھی۔ کنجوس نہیں، سلیقہ شعار۔ کلیم نے اسی کے سے انداز میں شعار کو سانس کی حد تک کھینچا۔ رہنے دو بس، تمہیں پتا ہے ان کے گھر میں لیموں کے 2 پودے ہیں اور اس پر لگتے ہیں یہ کینو کے سائز کے رسیلے لیموں۔ ان کے گھر کا سرکاری مشروب ہے شکنجبین، گرمیوں میں، سردیوں میں لیموں والا قہوہ، اور نچوڑے ہوئے لیموں سے بنا لیا جاتا ہے اچار۔ مزے کی بات سنو کہ ایسے اچار کا بھی کبھی جلوہ نہیں کرایا، پھر بھی تم اچار چوری کر لیتی ہو۔ کلیم نے جھٹ آئینہ دکھایا، جتنا بڑا خزانہ اتنا ماہر چور۔ زرین نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلائے۔ اس نے زرین کو بغور دیکھا، رونے کے باعث سوجے منہ کے ساتھ وہ عجیب سی لگ رہی تھی۔ ایسے سوجے منہ والی زارو قطار روتی لڑکی کو دیکھ کر سب سوچتے ہوں گے، یہ کوئی نہیں جانتا کہ پھپک پھپک کر روتی یہ مظلومت در حقیقت بہتی آنکھوں کے ساتھ بھی حشر سامنے والے کا کرتی ہے۔ کلیم تیز لہجے میں بولا، تمہارے ایسے رونے کا ایک قصہ تو یادگار ہی ہے۔ کاشف نے مزہ لیا، سلمیٰ نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ کلیم نے دانت پیسے اور زرین نے کہا، کون سا قصہ آنرز کے پہلے سال کا تھا، نازیہ 1 سال پیچھے تھی، وہ تجسس کے مارے اچھلی۔ زرین نے کہا لگایا اور کلیم نے اس بار رخ ہی پھیر لیا۔ سلمیٰ نے دونوں کے چہرے دیکھے، پھر کلیم کے غصے کے خیال سے ٹال گئی۔ ویسے بائی دا وے، تم لوگ آج کس بات پر تن کر بیٹھے ہو؟ سلمیٰ نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ نہیں، کوئی خاص نہیں، ایک ساتھ ہی منہ سے نکلا۔ اوکے، تو اب ایسا ہے کہ زرین کا رونا بند ہو چکا ہے، تو کینٹین سے کچھ منگوا لیا جائے، کاشف بولا۔ بالکل، جو کچھ ہے سب کا آرڈر دے دو، بہت بھوک لگی ہے، نازیہ نے کہا۔ اور کلیم، تم پلیز مجھے وہ نچوڑے ہوئے لیموں والا اچار ضرور چکھانا، دے دیں گی نا تمہاری امی؟ اس نے خدشے کے تحت پوچھا۔ وہ دے نہ دیں، تمہیں اچار کھانا ہے نا، مل جائے گا، زرین نے لاپرواہی سے تسلی دی۔